आज हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों के बारे में आज उनका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि विदित है कि डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र जो सर्वमान्य जो परिभाषा दी है, जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा की जा सकती है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द फॉर द पीपल, अर्थात जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन होता है, अर्थात प्रजातंत्र में अंतिम जो जनता संपन्न होती है, शासन सर्वश्रेष्ठ जनता के अधीन होती है और जनता के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रदर्शन पाया जाता है, यथा गैलेरस, निडवाल्डेन, ओबवाल्डेन, इनर अपनजेन और आउटर अपनजेन। जिन कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रदर्शन पाया जाता है, उन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं होता है। उन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं होता है, कोई व्यवस्थापिका नहीं होती है, बल्कि विधान का कार्य मतदाताओं सभा के द्वारा किया जाता है। प्राय वर्ष में कम से कम एक बार या आवश्यकता के अनुसार एक बार से अधिक मतदाताओं सभा बुलाई जाती है। इस सभा में लगभग 20 वर्ष की आयु प्राप्त या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को भाग लेने का अधिकार होता है, जिसे लेडीज दी माइंड के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राइवेट सभा के नाम से जाना जाता है। कहने में यह था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं प्रशासन के कार्य में नीति निर्माता के रूप में भाग लेती है और यहाँ पर कोई विधायक नहीं होता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। वर्तमान समय में केवल स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक पाया जाता है, बाकी अन्य विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्रतीक पाया जाता है। आज बात करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। नंबर 1 आरंभक का मतलब होता है कि विधि निर्माण के संबंध में, कानून बनाने के संबंध में देश के मतदाताओं को पहल करने का अधिकार होता है। कहने में यह था कि स्विस संविधान के द्वारा देश की जो संसद होती है, जिसे संघीय सभा के नाम से जानते हैं, और संघीय जो परिषद होती है जो देश की कार्यपालिका होती है, और देश की जो जनता होती है, अर्थात संघीय सभा, संघीय परिषद और देश की जनता को विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल करने का अधिकार दिया गया है। जनता के द्वारा भी किसी आवश्यक कानून से संबंधित विधेयक के प्रारूप का निर्माण किया जाता है, विधेयक को तैयार किया जा सकता है और उसे संसद में जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा उसे पेश किया जा सकता है, या जनता के द्वारा किसी भी आवश्यक कानून के निर्माण के संबंध में संघीय सभा से डिमांड की जा सकती है, मांग की जा सकती है, और जनता के द्वारा रखी गई मांग को ध्यान में रखकर संघीय सभा के द्वारा विधेयक के प्रारूप का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो आरंभक होता है, अर्थात जो पहल करने का अधिकार होता है, आरंभक के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है संन्यासित आरंभक। यदि जनता स्वयं किसी भी नए कानून से संबंधित विधेयक के प्रारूप को तैयार करती है और उसे संघीय सभा में पेश करती है, तो उसे संन्यासित आरंभक कहा जाता है। लेकिन कई बार जब जनता के द्वारा किसी नए आवश्यक कानून से संबंधित विधेयक को तैयार नहीं करता है, बल्कि केवल वो संघीय सभा से मांग करती है, और जनता के द्वारा की मांग के अनुसार जब संघीय सभा के द्वारा इस नए कानून से संबंधित विधेयक के प्रारूप को तैयार किया जाता है, तो वह अभिलाषित आरंभक कहलाता है। लोकधन ने इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बनने वाले कानून में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात संघीय सभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक या देश की जो व्यवस्था होती है उसके द्वारा कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है, जब तक जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, अर्थात जनता की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। इन्होंने यह था कि इस प्रकार के विधेयकों के संबंध में अंतिम राय होती है जनता के पास मिल जाती है। अगर जनता इस प्रकार के विधेयक के अगर पक्ष में स्वीकार करती है तो वह विधेयक मान्य माना जाता है, और जनता यदि अस्वीकार करती है तो इस प्रकार के विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। ये 2 प्रकार होता है। एक होता है अनिवार्य लोकधन में कुछ प्रकार के विधेयक होते हैं जो संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक होते हैं, चाहे पूर्ण संशोधन संबंधी विधेयक होता है या आंशिक संशोधन संबंधी विधेयक होता है, उन्हें आवश्यक रूप से जनमत संबंधित जनता के पास भेजा जाता है। ये अनिवार्य लोकधन कहलाता है। चाहे जनता के द्वारा मांग की जाती है या नहीं की जाती है, फिर भी मतदाताओं के द्वारा उन्हें विचारार्थ, अनुमोदनार्थ अवश्य भेजा जाता है। ये अनिवार्य लोकधन कहलाता है। लेकिन उस प्रकार के कुछ विधेयक होते हैं जिनके संबंध में एक निश्चित समय अवधि के भीतर और एक निश्चित संख्या में मतदाताओं के द्वारा जनमत संग्रह की मांग की जाती है तो ही भेजा जाता है। तो इस प्रकार के विधेयक होते हैं, इस प्रकार का लोकधन होता है, उसे ऐच्छिक लोकधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम बात करते हैं
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण हैं इनका जो महत्व है, सबसे पहले इनके पक्ष में बात करते हैं। पहली बात यह है कि कानूनी प्रभुत्व पर प्रतिबंध लग जाता है। कानूनी प्रभुत्व पर प्रतिबंध, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सदैव व्यवस्था विकास के लिए आशा की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि वह जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप कानून का निर्माण करे। लेकिन कई बार व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा, कई बार व्यवस्थापिका के द्वारा जनहित के स्थान पर कानून के मानव रूप चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका को सदैव इस प्रकार का बात का भय रहता है कि कहीं न कहीं उसे जनमत संग्रह के लिए उसे दूतावास भेजा जाएगा और दूतावास करके कानून का स्वीकार करेगी। इसलिए सदैव व्यवस्थापिका विधि निर्माण के क्षेत्र में जनमत संग्रह के कारण और आरंभ के कारण कभी भी तानाशाह नहीं बन सकती है, अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा मनमाने ढंग से कानून बनाने के प्रयास नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय की व्यवस्था होती है, जनमत संग्रह की जो व्यवस्था होती है, वह जिनके पास वीटो का अधिकार होता है उसे निःशर्त शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी विधायिका, व्यवस्थापिका विधि निर्माण के क्षेत्र में मनमाने ढंग से कभी भी कानून का निर्माण करने का प्रयास नहीं कर सकती है। इसलिए विधायिनी जो पावर होती है उसका कहीं ना कहीं इस प्रकार की बहुत अधिक मात्रा में जो प्रतिबंध होता है उसे नियंत्रित करने की जो कोशिश जाती है वह जनमत संग्रह के द्वारा किया जाता है। इसलिए व्यवस्थापिका कभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण मनमाने ढंग से कानून का प्रयास नहीं कर सकती, अर्थात वह तानाशाह नहीं बन सकती। दूसरी बात करते हैं सरकारी भूमि का उपचार। सरकारी भूमि का उपचार। कई बार कार्यभार की अधिकता और समय के अभाव के कारण, अर्थात समय अभाव और कार्यभार की अधिकता के कारण कई बार व्यवस्थापिका के द्वारा, सरकार के द्वारा जल्दबाजी में अनेक प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जिनमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं, बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं। इनको जनमत संग्रह के कारण, जनमत संग्रह के किस प्रकार के विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है तो मतदाताओं के द्वारा उस विधेयक के गुण और अवगुण के बारे में, संभावित कानून की जो उसके पॉजिटिव और जो नकारात्मक, जो सकारात्मक और नकारात्मक जो अवगुण होते हैं उनके बारे में पूर्णतः अध्ययन करने का उसे विचार मिल जाता है। अर्थात सरकारी स्तर पर समय अभाव और कार्यभार के अधिकता के कारण कहीं जो चूक हो जाती है, कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही हो जाती है तो उसे जनमत संग्रह के द्वारा सुधारने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए सरकारी भूमि का समय रहते उस जनमत संग्रह के कारण उनका विस्तार कर दिया जाता है। इसलिए तीसरी जो बात करते हैं राजनीतिक दलों का महत्व कम होना। महत्व कम होना, प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में यथा स्विट्जरलैंड के जिन कंट्री में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है उन कंट्रियों में राजनीतिक दलों का सतही महत्व कम हो जाता है। अर्थात राजनीतिक दलों के जो इस प्रकार के जो अवगुण पाए जाते हैं, जिस प्रकार से समय और देश के महत्व, समय और धन की जो बर्बादी की जाती है और देश राजनीतिक जनता में जिसका राजनीतिक उत्पन्न करने की कोशिश जाती है, और इस तरह से कहना यह था कि राजनीतिक दल का जो बकवास की जाती है, इस प्रकार की जो देश के महत्व, समय, धन का दुरुपयोग होता है तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में राजनीतिक दल का महत्व स्वतः ही खत्म हो जाता है। अर्थात देश की जो प्रशासन जो व्यवस्था होती है उसे कहने के मतदाताओं में सदैव इस प्रकार की राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न रहती है। इसलिए राजनीतिक दलों में जिस प्रकार के दोष हो जाते हैं, जो अवगुण पाए जाते हैं, उनका स्वतः ही विस्तार हो जाता है। अगर चौथे जो गुण की बात करते हैं, कानून का नैतिक महत्व बढ़ना, का नैतिक महत्व बढ़ना, अर्थात जनता के द्वारा निर्मित और जन समर्थन के कारण जो नए नए विधेयक कानून का रूप प्राप्त करते हैं उनका महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। अर्थात जनता को इस प्रकार के नए बनने वाले कानून को इस प्रकार का कोई समस्या, कोई डाउट नहीं रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण कई बार जनता स्वयं अपने पहल करती है, जनता के दर्शन नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है, नए विधेयक बन जाते हैं और उन्हें जनमत संग्रह के आधार पर उनकी सहमति दी जाती है। तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं उनका स्वतः नैतिक महत्व बढ़ जाता है। पांचवा जो कहा जाता है देशभक्ति में वृद्धि होती है। देशभक्ति में वृद्धि होती है, अर्थात
इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कारण, आरंभ की व्यवस्था के कारण देश की जनता में सदव्यक्ति को उत्साह बना रहता है कि वो गंभीर से गंभीर राजनीति के प्रति बहुत अधिक गंभीर होते हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का भाव आ जाता है, अर्थात स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण व्यावसायिक राजनीतिकता का भाव पाया जाता है। यहाँ पर पब्लिक के द्वारा राजनीति इसलिए अपनाया जाता है कि वो जनसेवा करना चाहते हैं, अपने इस व्यवसाय के कारोबार में उसका उपयोग करना नहीं चाहते हैं। इसलिए एक कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए यही कारण है कि आज स्विट्जरलैंड में 4 अर्ध कैंटन और एक पूर्ण कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रदर्शन पाया जाता है। कल बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अवगुण या दोष। धन्यवाद।